चलिए जी, लेट्स स्टार्ट। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो हमने लास्ट लेक्चर में शेयर कैपिटल शुरू किया था, राइट। थ्योरी पोर्शन हम काफी हद तक खत्म कर चुके हैं। हमने स्टॉप किया था इस चार्ट पे। मैंने आपको एक चार्ट समझाया था और ये कहा गया था कि अगली क्लास में कोई बच्चा इस चार्ट को दोबारा समझाएगा। अनलेस एंड अनटिल ये चार्ट आपको क्लियर है, ये चैप्टर आ ही नहीं सकता आपको, ठीक है। सो वन ऑफ यू विल बी एक्सप्लेनिंग दिस। I choose Moksha to explain today. Let's see how she is able to explain. एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं लास्ट लेक्चर का, हम देख भी लेते हैं। देखो बच्चों, पहली चीज मोक्षा आप में से ही एक है विदाउट एनी टीचिंग एक्सपीरियंस, तो बॉयज थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करें। अगर बंदी कहीं पे अटकती है तो ट्राई टू हेल्प हर आउट। समझ में आ रहा है? मजाक नहीं उड़ाना है, ठीक है। तो आज मैं आपको टाइप्स ऑफ कैपिटल समझाऊंगी। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या चाहिए आपको? ये इरेजर लगा तो जस्ट यूज पेन। अगर कुछ और चाहिए तो authorized capital. Now it refers to the maximum amount of capital that a company can issue during its lifetime period. Now authorized capital is further of two types, that is issued capital and unissued capital. Now issued capital refers to that part of the capital that a company can offer for subscription to the public, has offered to the public for subscription, and the part which is not offered is called unissued capital. Then issued capital is further subdivided into subscribed capital and unsubscribed capital. Now subscribed capital refers to that part of the capital that has been subscribed by the public, and the part which is not subscribed is called unsubscribed capital. Then subscribed capital is of two types, called up capital and uncalled capital. Now called up capital, called up capital refers to that part of the capital which has been called up by the company for payment, and it is further divided into two parts, paid up capital and unpaid capital. Now calls in errors, and it also means ki subscribed but not paid. So it has been called up for the payment by the company, but it has not been paid by the public for but has not been paid by the public. And paid up capital refers to the amount of payment that has been done by the public. Then उसके बाद there has been payment, or uncalled is of two types, unreserved and reserve capital. Now reserve capital refers to that part of the capital that can be called up only on the winding up of the company, or unreserved मैम मुझे नहीं, ठीक है, ठीक है। आप क्या पूछ रहे हैं? सब्सक्राइब दोबारा बता दे, कोई बात नहीं, मैं पूरा ही आपको दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ। ऑथराइज कैपिटल क्या होती है? मैक्सिमम कैपिटल होता है जो कंपनी इशू कर सकती है बाजार में। उसमें से जितना इशू कर दिया वो इशूड है, जो अभी तक इशू नहीं किया वो क्या है? अनइशूड। इशू जो कर दिया उसमें जो जनता ने सब्सक्राइब कर लिया वो क्या हो गया? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और जो नहीं सब्सक्राइब किया वो क्या है? अनसब्सक्राइब्ड। ओके, अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल के दो पार्ट हैं, कॉल्ड अप एंड अनकॉल्ड। देखिए, कॉल्ड अप का मतलब होता है कंपनी ने जो आपसे मांग लिया है कि भाई आप पैसे दे दो। एज इन अगर 10 रुपए का शेयर है तो जरूरी नहीं है कि कंपनी 10 रुपए पूरे एक साथ मांग ले। कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट में पैसे ले रही है
तो उसमें इसने 2 इंस्टॉलमेंट मिला के 6 रुपए मंगवा लिए, 4 रुपए अभी मंगवाने बाकी है। तो जो मंगवा लिए वो क्या है, कॉल्ड अप, और जो अभी तक नहीं मंगवाया वो क्या है, अनकॉल्ड। से यस। अब 6 रुपए कंपनी ने मंगवा लिए, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि सबने पेमेंट कर दी हो 6 रुपए की, कुछ ऐसे नमूने होते हैं जो नहीं पे करते। सो जो पेमेंट आ गई वो पेड अप, और जो अभी तक नहीं आई है वो अनपेड। दिस अनपेड कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड टेक्निकली कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है जी। अनकॉल्ड यानी जो कैपिटल अभी तक आपने मंगवाई ही नहीं, 4 रुपए, 6 रुपए आप एक शेयर पे मंगवा चुके, 4 रुपए मंगवाना बाकी है। सो दिस इज अनकॉल्ड कैपिटल। इसके बच्चों 2 हिस्से हैं, एक अनरिजर्व्ड और एक रिजर्व। रिजर्व कैपिटल वो है जो कंपनी सिर्फ वाइंडिंग अप पे मंगवाएगी, जिस दिन कंपनी बंद होने की कगार पे होगी उस दिन वो अपने शेयर होल्डर से पैसा मांगेगी। सो दिस इज रिजर्व। सो आई कैन से अगर ये 4 रुपए मंगवाने बाकी है, इसमें से 1 रुपया रिजर्व है, तो अनरिजर्व कितना हो गया, 3 रुपए। लॉजिकल है। सो जो कैपिटल रिजर्व नहीं है, यानी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि हम वाइंडिंग अप पे ही मंगवाएंगे, तो वो अनरिजर्व होगा। सिंपल है। अगर आपसे पूछा जाए रिजर्व कैपिटल क्या है, सो इट इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विच विल बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। सिंपल। हाँ बोलिए बच्चा, हाँ बताओ क्या डाउट है। एक मिनट, आप बोलते जाओ। आपने मार्केट में कितने शेयर इशू किए, 10,000। ठीक है, फिर ये इशूड कैपिटल है, और आप कह रहे हो ये पूरी सब्सक्राइब हो गई, मतलब जितने आपने मार्केट में डाले सारे सब्सक्राइब है। ठीक है, फिर आप कह रहे हो इंस्टॉलमेंट में पैसे हैं, कंपनी ने एप्लीकेशन पे पैसे मंगवाए, फिर अलॉटमेंट पे मंगवाए, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ऐसे ले लेते हैं। ठीक है। हाँ अब बताओ, अब क्या दिक्कत है। एप्लीकेशन बनी तो आया होगा तभी अलॉटमेंट होगी। हाँ ओके। सो देखिए, सबसे पहली चीज जो आप पूछ रहे हैं कि 90% का मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है ना। अब बच्चे यहाँ पे देखो, एप्लीकेशन के जब पैसे आए हैं, आपको पता है कंडीशन क्या है मिनिमम सब्सक्रिप्शन की। कंडीशन ये है कि आपको जो एप्लीकेशन के पैसे आते हैं ना, ये 90% होने चाहिए। अगर आपको 90% की एप्लीकेशन नहीं आई तो आप अलॉटमेंट नहीं कर सकते हो। बात समझ में आ गई। अब आप कह रहे हो कि आगे 10% लोगों ने पैसे, वो तो अलग मुद्दा हो गया ना। एप्लीकेशन तो आ गई ना आपके पास। आप जब ये कह रहे हो कि ये इशू फुल्ली सब्सक्राइब्ड था, फुल्ली सब्सक्राइब्ड का मतलब होता है जितने इशू किए उतने एप्लीकेशन आ गए, तो फिर तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा हो ही गया ना। फिर तो मुद्दा ही कहां रह गया उसका। बिकॉज दिस मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज एप्लीकेबल टू द एप्लीकेशन मनी दैट यू हैव रिसीव्ड, दैट शुड बी 90%। इफ हाँ देखिए, जब भी कोई इशू होता है तो वो तो एक पर्टिकुलर कैटेगरी का ही होता है ना, कि भाई हम इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज जस्ट गिवन ताकि वो आपका दोनों प्रेफरेंस और इक्विटी आपको आता है या नहीं वो चेक कर सके। क्योंकि जब भी आप देखो, अगर डिफरेंट क्लास ऑफ इक्विटी आप इशू कर रहे हैं तो डिफरेंट प्रोस्पेक्टस होगा उसका। यू गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, आप क्वेश्चन जो कह रहे हो आई एग्री, लेकिन आपने मेरे से जो क्वेश्चन पूछा वो क्या पूछा कि मैम अगर अलॉटमेंट पे कुछ लोगों ने पैसे नहीं दिए तो फिर क्या ये वॉइड हो जाएगा? नहीं, बिकॉज मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन यहाँ पे है जो मैंने आपको बताई। एप्लीकेशन मिनिमम को पढ़ना आप। मिनिमम सब्सक्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है? कंपनी कैन नॉट अलॉट द शेयर्स इफ 90% शेयर्स आर नॉट सब्सक्राइब्ड फॉर। करेक्ट, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? अभी भी कोई शक है? हाँ, आप 90% की कंडीशन अलॉटमेंट के पैसों पे लगा रहे हो, जो गलत है। 90% की कंडीशन एप्लीकेशन की अमाउंट पे है, ऐसा नहीं। हाँ उसमें तो शॉर्ट ही हो गया ना। लमसम में तो 90% की अगर आई है तो ठीक है, नहीं तो जाने दो। हाँ नो, आप है ना अमाउंट पे 90% लगा रहे हो, मैं लगा रही हूँ नंबर ऑफ
ऑफ शेयर्स पे 90%। नाउ सॉर्टेड। अगर 10,000 शेयर इशू किए हैं तो 90% शेयर कितने होते हैं? 9,000। इतना एप्लीकेशन आना चाहिए। सिंपल है, ग्रेट। चलिए इतनी बात सॉर्टेड है सबको। क्या हम वापस अपने थ्योरी पार्ट पे चले? ठीक है। गुड। डाउट्स पूछने चाहिए, जब तक मन में शंका हो तब तक पूछते रहो। पेज नंबर कौन सा था? ये वापस कैसे आ गया? अभी तो मैंने शेयर कैपिटल खोला था। Why this came back to dissolution? Okay, just give me a moment. बच्चों ये सब हमने कवर कर लिया है लास्ट लेक्चर में। 1% कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी क्या है, ठीक है, इनके डिफरेंसेस क्या है, स्टेजेस क्या है कंपनी बनाने के, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। बच्चे देखो ये जो आप डाउट पूछ रहे थे, यादव जी इधर देखो, minimum subscription is the amount stated in the prospectus that must be subscribed and amount payable on application for the amount payable on क्या लिखा है? application for the amount stated as minimum subscription। ठीक है, तो आप उसको confusion मत करो उसमें। आगे चलते हैं। ये सब हम कवर कर चुके हैं। इक्विटी शेयर क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, हमने इस चार्ट पे स्टॉप किया था, यहां तक हमने किया था। रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व का डिफरेंस भी हमने पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में। रिजर्व कैपिटल वो होती है जो सिर्फ वाइंडिंग अप पे मंगाई जाती है, और कैपिटल रिजर्व वो होता है जो कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट किया जाता है। ओके, करेक्ट, सही कह रहे हो। When we'll reach there I'll explain, क्योंकि अभी अगर मैं 4 फीचर पढ़ाने बैठ गई तो बाकी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना, उनको 4 फीचर का मतलब ही नहीं पता है। So I'll sort your doubt, don't worry. Okay. बच्चों इसके डिफरेंस की जरूरत है कि ऑथराइज्ड कैपिटल में और इशूड कैपिटल में क्या अंतर है? अभी बताया ना आपको। ऑथराइज्ड मैक्सिमम है और जितना आप मार्केट में इशू कर चुके हैं वो क्या है? इशूड कैपिटल, राइट। ओके, नाउ मूविंग टू दिस। देखिए ये कंपनी की बैलेंस शीट है जो आप देख रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम देयर इज अ स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट विच इज प्रिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी की जो बैलेंस शीट बनती है वो इसी फॉर्मेट में बनती है। आप इसका कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं हिला सकते, ठीक है। सो अब ये जो पूरी बैलेंस शीट आप देख रहे हैं, आपको अभी इसका फॉर्मेट लर्न नहीं करना है। ये फॉर्मेट आपको लर्न करना पड़ेगा बुक 3 में, जब आपकी तीसरी बुक स्टार्ट होगी, चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, जहां पे आपको ये पूरा रटा होना चाहिए एज इट इज। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये देखिए ये कंपनी की इक्विटी लायबिलिटी साइड है और ये इसका एसेट साइड है। ये इसी ऑर्डर में, इसी फॉर्मेट में आपको लर्न होना चाहिए, जो हम बुक 3 में लर्न करेंगे। फिलहाल के लिए पूरा लर्न करने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर के लिए आपको सिर्फ छोटा सा इसका पार्ट लर्न करना है, वो ये देखिए। बैलेंस शीट आपको इतना पता है, कंपनी की बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में होती है। व्हाट डू यू मीन बाय वर्टिकल बैलेंस शीट? हॉरिजॉन्टल वो होती है जो आप 11th में पढ़ के आए हो, ऐसे टी शेप जो बनती है, एक तरफ एसेट्स होते हैं दूसरी तरफ लायबिलिटी, करेक्ट। तो जब एसेट लायबिलिटी बगल बगल में लिखे जाते हैं तो वो क्या हो जाती है? हॉरिजॉन्टल। अगर आप यहाँ पे देखें तो पहले इक्विटी लायबिलिटी लिखा है, यानी ये वाली लायबिलिटी है, इसके नीचे एसेट्स लिखे हुए हैं। सो दिस इज कॉल्ड वर्टिकल बैलेंस शीट। तो कंपनी को कौन सी फॉलो करनी होती है? वर्टिकल। ओके, अब इसका फॉर्मेट देखिए। कंपनी की बैलेंस शीट में हमें इस चैप्टर से जो रेलेवेंट है उतना ही पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आपको ये रेलेवेंट है, दैट्स इट, दिस मच। आपको एक तो ये पता होना चाहिए, इतना लर्न होना चाहिए आपको। सॉरी, शेयर होल्डर्स फंड, उसके नीचे क्या आता है? शेयर कैपिटल, और फिर क्या आता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। इतना सा याद रखोगे। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड है जो पहले लिखी जाती है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसमें मेजर हेड शेयर होल्डर्स फंड, सब हेडिंग क्या है? शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। एक और है, इसकी जरूरत नहीं है अभी आपको।
ये दो चीजें याद रहेंगी। अब देखो कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है इसमें है ना फाइनल फिगर्स आते हैं, यानी जो शेयर कैपिटल का फाइनल फिगर होगा वो यहाँ पे आएगा। पर ये फाइनल फिगर आएगा कहां से? कैलकुलेशंस तो होंगी इसके पीछे, तो दैट कैलकुलेशन डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। वो कैलकुलेशन लिखी जाती है नोट्स टू अकाउंट्स में। कहां पे? नोट्स टू अकाउंट्स। यानी इन दोनों पोर्शन से जुड़े हुए नोट्स टू अकाउंट्स भी आपको इसी चैप्टर में पढ़ने पड़ेंगे। जितनी बैलेंस शीट आप यहाँ पे रेलेवेंट जितनी बैलेंस शीट यहाँ पे रेलेवेंट है उसके नोट्स टू अकाउंट्स यानी उसकी वर्किंग नोट भी आपको इसी चैप्टर में पढ़नी है। सिंपल है, याद रहेगा। इक्विटी लायबिलिटी, उसके नीचे शेयर होल्डर फंड, फिर शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। ओके, इतना याद करना है आपने। एक चीज और सॉरी, एसेट साइड पे क्या याद करना है? एसेट साइड देखो दो हिस्सों में बटी है, नॉन करंट एंड करंट। तो इसमें ये याद रखना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बस इस चैप्टर में इतनी बैलेंस शीट काम आएगी आपको। सिंपल है, पूरा फॉर्मेट अभी याद रखने की जरूरत नहीं है। दोबारा से सुनो, लायबिलिटी साइड पे सबसे ऊपर हेडिंग होती है इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसमें पहला हेड होता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड का पहला पार्ट होता है शेयर कैपिटल, दूसरा पार्ट होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब आ जाओ एसेट साइड पे। नंबर 2 एसेट्स, जिसमें करंट एसेट्स और यहां पे आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सिंपल है, कोई दिक्कत? ओके इतना याद रखना है बच्चों आपने फॉर्मेट पर से। अब आओ वर्किंग नोट पे। देखो मैंने यहाँ पे कट करके भी डाला हुआ है कि इस चैप्टर में इतना ही रेलेवेंट है। इक्विटी ये आपके इस चैप्टर में आएगा नहीं, तो मैंने ऊपर नहीं पढ़ाया आपको। यानी सिर्फ शेयर होल्डर फंड वाला पार्ट आपको इस चैप्टर में याद करना है। कैसे? दोबारा करें, इक्विटी लायबिलिटी, उसमें शेयर होल्डर फंड, उसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस और शेयर वारंट्स, जो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो थोड़ा सा दिमाग खराब करने वाली चीज है कह लो, या जिसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, वो है ये नोट्स टू अकाउंट्स। ये नोट्स टू अकाउंट जुड़ी हुई है इससे। शेयर कैपिटल में जो वैल्यू डलेगी, ये वैल्यू कहां से आएगी? इसका फाइनल जो आंसर होगा इस वर्किंग नोट का, वो यहां पे डलेगा। सिंपल है, इसका फाइनल आंसर यहां पे डलेगा। अब ये नोट्स टू अकाउंट्स कैसे बनेंगे वो ध्यान से देखिए। वर्किंग नोट, हाँ मतलब ये वाला जो शेयर कैपिटल हमने बैलेंस शीट में लिखना है बच्चे, ये आएगा कहां से, कैसे कैलकुलेट होगा? फॉर दैट यू नीड दिस वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में सबसे पहले हमें क्या लिखना है? ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या लिखना है? ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है? मैक्सिमम कैपिटल द कंपनी कैन इश्यू ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। कई बार क्वेश्चन आपको बताता भी है, कई बार नहीं भी बताता, क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व तो इशूड से ही करना है ना, जो बाजार में इशू किया उसका ही क्वेश्चन होता है। तो ये ऑथराइज्ड, समटाइम्स इट इज गिवन, समटाइम्स इट इज नॉट गिवन। इवन इफ इट इज नॉट गिवन, आप ऑथराइज्ड लिख के डैश शेयर्स ऑफ डैश ईच ऐसे करके आपने लिखना है। ये फॉर्मेट नहीं हिलाना। अगर आपके पास ऑथराइज्ड कैपिटल है वेल एंड गुड, नहीं है तो ऑथराइज्ड कैपिटल की हेडिंग लिख के छोड़ दीजिए। ठीक है जी। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? इशूड। इशूड कैपिटल क्या होती है? जो आपने बाजार में इशू करी। ठीक है, अगर मैं कहूं कि कंपनी के पास मैक्सिमम 1 लाख शेयर है, 10 रुपए का एक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? ऑथराइज्ड में 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और इधर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 1 लाख इंटू 10 लाख। ठीक है, तो ये ऑथराइज्ड कैपिटल लिख के और इसके नीचे डबल लाइन बना देंगे, ये हो गया। अब अगर मैं कहूं 1 लाख में से इफ आई से 60,000 इज इशूड इन द मार्केट, 60,000, तो अब इशूड में कितना आएगा? इंटू 10, इसको फिर हम लिख देंगे 6 लाख रुपीज की इशूड कैपिटल है। व्हाई दिस पेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली? 6 लाख नहीं, अभी भी नहीं चल रहा, नहीं देता मेरे को। ठीक है, तो इशूड कैपिटल कितनी लिख दी? 6 लाख, और हमारी ये
इधर ऊपर कितनी थी, 10 लाख ऑथराइज थी। अब बच्चों देखो यहां से आपका कैलकुलेशन स्टार्ट होता है, यानी आपका जो क्वेश्चन बेसिकली सॉल्व करना होता है वो सब्सक्राइब्ड से ही होता है। अगर मैं कहूं कि मैंने बाजार में 60,000 शेयर इशू किए, एप्लीकेशन आई मान लो 55,000 की, मैंने 55 क्यों बोला, मैंने मिनिमम 90% का ध्यान रखा, 60 का 90 होता है 54,000, मेरे पास शेयर एप्लीकेशन कितनी आई 55,000। तो अब आगे का जो कैलकुलेशन होगा वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल यानी 55 से होगा। समझ में आ रहा है आपको, नहीं समझ आया? आपने बाजार में कितने शेयर इशू किए, 60,000, 60,000। अब जरूरी तो नहीं है कि जितने आप मार्केट में इशू करो सारे सब्सक्राइब हो जाए, ऐसा भी जरूरी नहीं है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि कम रह जाए, मान लो ज्यादा ही हो गए, आपने 60,000 इशू किए, 70,000 की एप्लीकेशन आ गई। समझ में आ रहा है? तो जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होता है वो कम या ज्यादा हो सकता है इशूड से, मैं ये समझाना चाह रही हूं। अब मान लो मेरे पास अगर किसी को ऑफर करने के लिए 100 शेयर है, अब ऐसा भी हो सकता है कि एप्लीकेशन 90 की आए, ऐसा भी हो सकता है कि 110 की आ जाए, लोग मरे पड़े मेरी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए, तो वो इशू ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपका जो इशूड कैपिटल है दैट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम दिस सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो जनता ने जितने शेयर्स आपसे मांगे हैं, जितने एप्लीकेशन आए हैं, वो होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। से यस, आई हैव टेकन हियर इट टू बी 55। मैंने मार्केट में 60,000 इशू किए, एप्लीकेशन कितनी आई 55। बच्चों अब ये देखो 55,000 में दो चीजें हैं, कुछ शेयर हो सकते हैं जो फुल्ली पेड हो, यानी मैंने पैसे मांगे और जनता ने दे दिए, कुछ ऐसे नमूने होंगे जिन्होंने पैसे नहीं दिए, ठीक है। आई हियर अज्यूम दैट मैंने पूरे 10 रुपए मंगवा लिए हैं, कॉल्ड अप अनकॉल्ड को मैं एक बार के लिए स्किप करती हूँ, मैंने पूरे 10 रुपए जनता से मंगवा लिए। अब इफ आई से कि इस 55 में से 52,000 के शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने पूरे 10 रुपए पे कर दिए, और 3,000 शेयर जो थे उस पे मेरे को सिर्फ 8 रुपए मिले हैं, 2 रुपए मिलने बाकी है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाह रही हूँ? टोटल 55 सब्सक्राइब हुए मार्केट में, उसमें से 52,000 शेयर पे मेरे को पूरा पैसा मिल गया। तो दीज शेयर्स आर कॉल्ड सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। कितने? 52,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये एक कैटेगरी, यानी सब्सक्राइब्ड की दो सब कैटेगरी होती है, एक सब्सक्राइब्ड फुल्ली पेड और दूसरा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। यानी ये 3,000 शेयर ऐसे हैं जो लोगों ने सब्सक्राइब तो किए हैं पर पूरा पैसा नहीं दिया। तो इसको कैसे लिखेंगे? 3,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, ये है नॉट फुल्ली पेड। 30 हो गया, माइनस कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर कितना है? 3,000 शेयर पे 2 रुपए नहीं आए, तो कितने हो गए? 6। तो कितने आए मेरे पास? 24। और ये तो फुल्ली पेड है 520। तो आप मुझे बताओ शेयर कैपिटल का टोटल पैसा कितना आया? 5,20,000 तो ये आ गए, 52,000 इंटू 10, और 24,000 रुपए ये आए। तो मेरा फाइनल बैलेंस शीट में आंसर क्या जाएगा? 524। समझ में आया? फॉर टाइम बीइंग आई एम स्किपिंग दिस, ये अभी आपको समझ नहीं आएगा। टाइम बीइंग स्किप दिस। कैसे 540? अच्छा मैंने, हाँ सॉरी 44 होगा, माय मिस्टेक। हाँ दोनों का टोटल 544। आपको बात समझ में आई? यानी आपको जो शेयर कैपिटल में यहाँ पे जो फिगर लिखना है वो यहां से आएगा। समझ में आया? कहां से आएगा? इस वर्किंग नोट से। वर्किंग नोट याद रखो, सबसे पहले लिखोगे ऑथराइज कैपिटल, उसके बाद लिखोगे इशूड कैपिटल। ये दोनों चीजें सिर्फ लिखने के लिए, सिर्फ लिखने के लिए। बैलेंस शीट में जो कैलकुलेशन जाएगा वो कहां से जाएगा? सब्सक्राइब्ड से। ये दोनों खाली इंफॉर्मेशन है और कुछ नहीं। इन्फो, इन्फो क्यों है बताओ? फॉलोइंग द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, ये सारी बातें बताओ। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल पढ़ा था। तो ऑथराइज्ड और इशूड बता दिया, फिर सब्सक्राइब्ड का जो फाइनल आंसर आएगा वो बैलेंस शीट में जाएगा। सब्सक्राइब्ड के दो हिस्से हैं, एक सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड,
ये वो शेयर्स हैं जिसपे पूरे पैसे आ चुके हैं। दूसरी कैटेगरी है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड, और इन दोनों का जो टोटल आएगा वो बैलेंस शीट में जाएगा। एक लास्ट में यहाँ पे ना शेयर फोर फीचर ऐड होता है। फॉर टाइम बीइंग आई एम स्किपिंग बिकॉज राइट नाउ आपको समझ नहीं आएगा ये क्या है। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखें कि वर्किंग नोट में लास्ट में ऐड होता है। अभी के लिए क्या याद रखेंगे कि वर्किंग नोट में सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड के बाद ऐड होता है अपना फाइनल आंसर लाने के लिए। ठीक है, आज क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चा पार्टी? गेटिंग में और नॉट? कोई नोट कर रहा है कुछ? अच्छा बच्चों, मेरा यहाँ पे एक आपसे सवाल अगर मैं कहूं कि 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने सिर्फ 8 रुपए ही मंगवाए हैं अभी तक, 2 रुपए किसी से भी नहीं मांगे, तो आप मुझे बताओ ये सब्सक्राइब फुल्ली पेड है या सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड है? फुल्ली पेड है, आपको ऐसे लगता है? ओके, नॉट फुल्ली पेड है। जब पूरे पैसे मंगवाए ही नहीं तो कहां से फुल्ली पेड हो गया? 10 रुपए का शेयर, हाँ आपका ये कहना है कि जितने मंगवाए उतने तो आ गए ना, लेकिन बच्चे यहाँ पे फुल्ली पेड शेयर है। फुल्ली पेड का मतलब उसकी जितनी वैल्यू है। तो अगर कंपनी ने मंगवाए ही 8 रुपए हैं और वो सबने दे दिए, कोई भी ऐसा नमूना नहीं निकला, तो भी वो नॉट फुल्ली पेड है। समझ में आ रहा है क्यों नॉट फुल्ली पेड है? क्योंकि पूरे पैसे मंगवाए नहीं तो फुल्ली पेड हुआ कहां से? वो फुल्ली पेड का मतलब है जितने रुपए का शेयर है उतने पूरे रुपए आ गए। सिंपल, कोई दिक्कत? याद रहेगा फॉर्मेट? अगली क्लास में कोई एक बच्चा ये पूरा फॉर्मेट बनाएगा क्लास शुरू होने से पहले। ठीक है यादव जी, आप बनाएंगे? ग्रेट, ओके। सो 2-3 थ्योरी के क्वेश्चन है बच्चे, क्विकली हम देख लेते हैं। इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स देखिए 2 तरीके से हो सकता है। या तो आप आम जनता को इशू कर दीजिए आपको जब भी पैसों की जरूरत है, दूसरा है प्राइवेट प्लेसमेंट कर दीजिए। कहने का मतलब कि आपके अपने इतने कॉन्टैक्ट आए हैं कि आपको जनता तक जाने की जरूरत ही नहीं है पैसे कलेक्ट करने के लिए। राइट, हाँ बोलिए। सॉरी, पार्डन? हाँ, अगर कंपनी ने पूरे 10 रुपए मंगवा लिए, ठीक है, अब कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे थे जिन्होंने पूरे 10 नहीं दिए, 8 रुपए दिए, तो फिर वो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में, जैसे हमने 3000 लिए थे ना, 3000 शेयर होल्डर थे जिन्होंने नहीं पे किया, तो वो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में। बोलो बच्चे। करेक्ट, हाँ। नहीं, वो पब्लिक इशू के लिए हम करते हैं उसको जनरली, क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट्स में तो हमारे अपने इतने कॉन्टैक्ट होते हैं। देखो ये सब जो प्रॉब्लम्स है ना, आम जनता को आप खुद से अप्रोच नहीं कर सकते, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट में जनरली देयर आर बिग इंस्टीट्यूशंस, एज इन मे बी बैंक्स, मे बी सम फाइनेंस कंपनीज, मे बी योर ओन रिलेटिव्स और समथिंग, जिनका हमें पता होता है। राइट, सो दिस इशू डज नॉट हैपन जनरली देयर। करेक्ट, ओके। बच्चे पढ़े, कंपनी कैन रेज इट्स कैपिटल बाय इशू ऑफ शेयर्स। अ पब्लिक कंपनी कैन इशू में आए, कौन बातें कर रहा है? Issue shares only after it has met the prescribed legal compliances. अब it can raise capital by 2 different methods. Either it can go for private placements or it can go to public for borrowing the money. Borrow नहीं बोलेंगे, borrow is a wrong word. Actually it is for lenders to get the money. ठीक है, यानी आपको जो पैसे चाहिए या तो आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर लीजिए या फिर आम जनता को इशू कर दीजिए। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होगा, जनरली छोटे ग्रुप को शेयर्स इशू किए जाएंगे, जिसमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, बैंक्स हो सकते हैं, फाइनेंस कंपनीज हो सकती हैं। तो हम पढ़ लेते हैं। अब देखिए, जब आप क्लोज्ड ग्रुप में शेयर्स इशू कर रहे हैं तो फिर एडवर्टाइजमेंट की जरूरत आपको नहीं है, जब आप आम जनता को इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे। सो इट मीन्स इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू अ रिलेटिवली स्मॉलर सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स privately and not public in general. These investors are generally banks, insurance companies and any other financial institutions. In this case no prospectus is required, advertisement की कोई जरूरत नहीं है। पब्लिक इशू में आप क्या करेंगे, आम जनता को बुलाएंगे कि भैया आप आओ और पैसे इन्वेस्ट करो, जिसके लिए एडवर्टाइजमेंट होगा, प्रॉपर प्रोस्पेक्टस इशू किया जाएगा। एक बार हम क्विकली रीड कर लेते हैं, नॉट मच रेलेवेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू हम रीड करते हैं।
Public issue means offer made by the company to the public for subscription of shares. It can be made after complying with prescribed legal requirements only. Whenever public issue is made, these shares are to be listed on stock exchange. Very important. ठीक है. These companies are called. अच्छा, आपके BST में वो चैप्टर हो गया है, Financial Markets. Have you studied how stock exchanges work, how it is regulated by BST? कुछ नहीं पढ़ा आपने यार, कोई भी पॉइंट सेकेंड टर्म में. सेबी कैसे कंट्रोल करता है, ये सब कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी आपने. कोई बात नहीं. BST में जब फाइनेंशियल मार्केट पढ़िएगा तो उसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है. राइट. कोशिश कीजिएगा कि आपको थोड़ा सा उसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिले. वट एवर यू स्टडी इन दैट चैप्टर, ट्राई टू अप्लाई. ठीक है. मे भी आपके पेरेंट्स तो करते ही होंगे शेयर में इन्वेस्टमेंट, है ना, तो उनके साथ बैठ के करें, आपको ज्यादा समझ में आएगा. डीमैट अकाउंट होगा उनका अपना. Okay, so whenever public issue is made, the shares are to be listed on stock exchange. These companies are called listed companies. Following steps to be taken for the issue. आपको सबसे पहले इनविटेशन इशू करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस जिसे हम कहते हैं. फिर आपको एप्लीकेशन मिलेगी, फिर आप उसके अलॉटमेंट कीजिएगा और फिर लोगों से पैसे ले लीजिएगा. सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. To make calls, application and allotment are not calls. देखिए इसमें क्या बोला है. अब जो हम आम जनता से पैसे लेते हैं वो दो तरीके से ले सकते हैं. या तो लमसम में ले सकते हैं, या तो लमसम का क्या मतलब होता है, पूरे पैसे एक साथ लेना एक बार. अगर 10 रुपए का शेयर है तो बोलना कि भैया एप्लीकेशन पे ही आप पूरे पैसे दोगे. दूसरा तरीका होता है अलॉटमेंट, सॉरी इंस्टॉलमेंट, व्हाट आई एम सेइंग. ओके, इंस्टॉलमेंट्स. अब इंस्टॉलमेंट्स में क्या होता है बच्चे, कुछ पैसे एप्लीकेशन के टाइम पे मांगे जाते हैं, फिर कुछ अलॉटमेंट के टाइम पे मांगे जाते हैं, उसके बाद कॉल्स होते हैं. राइट. ले आए. मेरा गला बैठता बेटा, थोड़ा जोर से बोलना पड़ता, आप लोग डिस्टर्ब करते हो. एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी आर नॉट कॉल्स. देखिए जब भी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होती है तो पहली इंस्टॉलमेंट को क्या कहा जाता है, एप्लीकेशन मनी. क्या कहते हैं, यानी जब आप अप्लाई करेंगे तब दे दीजिएगा. उसके बाद अलॉटमेंट मनी. अच्छा, इसको ना ऐसे समझो, आपको बड़े अच्छे से समझ आएगा. मैं आपके पर्सनल लाइफ से एक एग्जांपल, जैसे मान लो आप किसी नए स्कूल में एडमिशन लेते हो, है ना, तो जब आप स्कूल में अप्लाई करते हो तब भी आपको कुछ तो पैसे लगते हैं, फॉर्म वॉर्म के, ये वो. तो जो एप्लीकेशन के टाइम पे आप देते हो वो क्या हो गया, एप्लीकेशन मनी. जब आपको स्कूल में सीट अलॉट हो जाती है तो फिर जो पे करते हो वो अलॉटमेंट, और उसके बाद जो क्वार्टरली फीस पे करते हो वो कॉल मनी. याद रहेगा. यानी पहला एप्लीकेशन मनी, फिर अलॉटमेंट मनी, उसके बाद क्या होता है, कॉल मनी. अब ये कॉल मनी जो है, एक कॉल भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कंपनी. ओके, सो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी आर नॉट कॉल्स, यानी ये कॉल मनी नहीं है. अमाउंट कॉल्ड आफ्टर अलॉटमेंट इज कॉल मनी. It can be in one single call or more than that. ये मैंने बता दिया. Call must be in accordance with your articles. अगर आपने articles नहीं बनाए तो follow table F. ठीक है, याद रहेगा बच्चों, कोई दिक्कत है. ये कुछ conditions हैं, not much relevant, but पढ़ लेते हैं. As per the provisions of table F, maximum 25% can be called on one call. यानी अगर 10 रुपए की कॉल है तो फिर अगर आप इंस्टॉलमेंट में ले रहे हो तो 25% पैसा एक बार में मंगवाओ. देयर मस्ट बी इंटरवल ऑफ एटलीस्ट 1 month बिटवीन मेकिंग 2 calls. अब आप सोचो, अगर मैं आपसे फीस ले रही हूँ, आज मैं बोलूँ पहला इंस्टॉलमेंट दे दो और 2 दिन बाद फिर आपके सिर पे चढ़ जाऊँ, लाओ दूसरा इंस्टॉलमेंट, गलत है ना. तो देयर शुड बी टाइम गैप बिटवीन 2 calls. Call must be made on uniform basis for all the shares of same class. देखिए अब इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आप लोग मेरे स्टूडेंट्स, मैंने सबको ये बोला हुआ है ना कि भाई आप एक इंस्टॉलमेंट ज्वाइनिंग पे देंगे, दूसरा इंस्टॉलमेंट सितंबर एंड में देंगे. तो ऐसा तो नहीं है कि जैन साहब को कुछ अलग बताया, मिस शर्मा को कुछ अलग, मिस बजाज को कुछ अलग, ऐसा होता है क्या? आई हैव फॉर्म्ड माय रूल्स कि भाई ऐसे होना चाहिए. सिंपल है. सो दैट्स व्हाट इट इज रिटन कि यूनिफॉर्म बेसिस पे सारे ही शेयर होल्डर से आपको पैसे मंगवाने. 14 दिन का नोटिस देंगे बिफोर पे. ऐसा नहीं है कि मान लो अगर मैं आपको आज बोलूं कि बेटा आज फीस दे दो और कल मैं धक्के मार के निकाल दूं, जा पैसे नहीं आया, नहीं कर.
ना, नहीं होगा, राइट। तो यहाँ बोला है शेयर्स में भी आपको कैंसिल करने से पहले कम से कम 14 दिन का वक्त उसे देना होगा। सो एटलीस्ट 14 days टाइम स्पैन शुड बी गिवन टू पे द अमाउंट। बच्चों प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताए थे, मैं फिर से बताती हूँ। कोई बताना चाहेगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? लास्ट लेक्चर में बताए थे, बताओ। हाँ, यानी बिजनेस शुरू करने से पहले जो खर्चे हो जाते हैं वो क्या होते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, formation of a company are termed as preliminary. These expenses includes preparation and printing of documents, stamp duty, registration fees, cost of filing। कहने का सीधा सा मतलब है कंपनी को रजिस्टर कराने के जो खर्चे होते हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ते हैं, लॉयर हायर करना पड़ता है, आरओसी की फीस होती है, ये सब जो खर्चे बिजनेस के शुरू होने से पहले हो जाते हैं वो क्या होते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। एंड दे आर रिटन ऑफ इन द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड। और किससे राइट ऑफ कर सकते हो? सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व। अगर वो नहीं है तो फिर आप पीएनएल में राइट ऑफ कर सकते हो। पहला प्रायोरिटी किसको होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है जी बच्चों, यहाँ पे थ्योरी पार्ट मेरी तरफ से खत्म होता है। अब आपका प्रैक्टिकल पार्ट शुरू होता है जो बहुत बड़ा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत यादव जी खुश है, शेयर कैपिटल पढ़ने मिलेगा। चलो गुड। क्वेश्चन इज नॉट अ मैटर, मैटर ये करता है कि आप इस चैप्टर को परस्यू कैसे करते हैं। डोंट गो फॉर रटाफिकेशन, वोट मेमोरी प्लीज। बच्चे मैंने देखे जर्नल एंट्रीज रटते हैं कि 8 जर्नल एंट्री रट लेता हूँ चैप्टर खत्म। गलत फहमी, कुछ नहीं कर पाओगे। शुरू से मैम धीरे 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 एकदम जीरो से इस चैप्टर को पढ़ाएंगे, अज्यूमिंग दैट आपको कुछ नहीं पता है इस चैप्टर के बारे में। सो प्लीज पे अटेंशन, पेशेंस रखें इस चैप्टर को खत्म होने के लिए। ये मत सोचे मैम 20 दिन हो गए आपका चैप्टर खत्म नहीं हो रहा, नहीं होगा। 20 दिन में ये चैप्टर खत्म नहीं होगा, ठीक है। सो हैव पेशेंस और ध्यान से पढ़ो। ओके, चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ अ चैप्टर क्या है, पहले हम उसे समझते हैं फिर चैप्टर पे चलेंगे। ओके, पहला शेयर्स इशूड फॉर कैश, दूसरा शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। शेयर्स इशूड फॉर कैश का क्या मतलब हुआ कि आपने यानी कंपनी ने शेयर दिए, बदले में मिल गया पैसा, ठीक है। हाँ क्या बाबू, एक ही बात। सो आपने किसी को शेयर दिए, बदले में मिल गए पैसे, ये टॉपिक है शेयर्स इशूड फॉर कैश। दूसरा टॉपिक है शेयर्स इशूड फॉर अदर देन कैश। इसमें क्या होगा, जैसे मान लेते हैं मैं एक्स लिमिटेड हूं, मैंने दुग्गल लिमिटेड से कोई मशीनरी खरीदी, ठीक है। अब इससे मशीन खरीद के एक तरीका था कि मैं इसको पैसे दे दूं, दूसरा तरीका क्या था, मैंने इसको शेयर दे दिए बदले में। यानी किसी से कोई सामान खरीदा, या तो किसी का कोई बिजनेस ही खरीद लिया, या तो किसी से कोई सर्विस ली और बदले में पैसों की जगह क्या दे दिया, शेयर्स। तो हाँ, यानी आपने शेयर इशू तो किए लेकिन बदले में पैसे नहीं मिले। क्या मिला, या तो कि कोई एसेट मिल गया, या किसी की सर्विस मिल गई, या तो किसी का पूरा बिजनेस मिल गया। यानी आपने किसी से कुछ लिया और बदले में क्या दे दिया, शेयर्स। लेकिन वो कुछ लिया वो कैश नहीं था, पैसे नहीं थे। पैसों के अलावा अगर आप कुछ लेके शेयर देते हैं तो वो, हाँ बोलिए बच्चा, तो फिर तो कैश पेमेंट कर दो, ये तो डील पे है ना। देखो कभी भी कोई डील कब होती है बच्चे, जब दोनों पार्टी टर्म्स पे अग्री करती है। समझ में आ रहा है? ओके, दो टॉपिक समझ में आ गए क्या है। अगला है शेयर्स इशूड एट पार, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। पार का क्या मतलब है, फेस वैल्यू पे, यानी अगर 10 रुपए का शेयर था और आपने मार्केट में 10 रुपए में ही इशू किया तो इसे हम कहेंगे शेयर्स इशूड एट पार। सिंपल है, फेस वैल्यू पे इशू करना। शेयर्स इशूड एट प्रीमियम क्या होता है, 10 रुपए का शेयर था, मार्केट में आपने 12 रुपए में इशू किया तो 2 रुपए क्या हो गया, प्रीमियम। 10 रुपए तो फेस वैल्यू है, 2 रुपए क्या हो गया, प्रीमियम। अगले आते हैं शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट।
डिस्काउंट का मतलब है 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में दे दिया, 7 रुपए में दे दिया, 6 रुपए में दे दिया, पर ये पॉसिबल नहीं। नाउ इट इज नॉट अलाउड टू कंपनीज टू इशू शेयर्स एट डिस्काउंट, यानी अब आपके सिलेबस में ये नहीं है। आम जनता को आप शेयर्स को डिस्काउंट पे नहीं दे सकते। सिर्फ 2 ऐसी सिचुएशन है जहां पे डिस्काउंट में शेयर इशू हो सकते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट आर द 2 डिफरेंट सिचुएशंस व्हेन कंपनी कैन इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। 2 ही ऐसी स्थिति है बच्चों। पहली, वो अपने एम्प्लॉइज को शेयर दे रही है, ESOPs। अपने एम्प्लॉइज को आप डिस्काउंट पे दे सकते हो, ठीक है। वो आपके करता धरता है, उनका ध्यान नहीं रखोगे तो किसका रखोगे? एम्प्लॉय भाग गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो कहने का मतलब आप अपने एम्प्लॉइज को दे सकते हो डिस्काउंट पे, आम जनता को तो नहीं दे सकते। एक एम्प्लॉय को दे सकते हो। और कोई बताना चाहेगा दूसरी सिचुएशन क्या है जहां पे? बताइए। करेक्ट। तो देखिए दूसरी सिचुएशन है, मैंने आपको बताया मार्केट में तो हम इशू नहीं कर सकते। या तो आप अपने एम्प्लॉइज को दे सकते हैं, डायरेक्टर्स को दे सकते हैं, या फिर जो अभी बच्चे ने बताया री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स आप डिस्काउंट पे कर सकते हैं। ये क्या है? री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स क्या है? थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। मान लेते हैं ये मिस्टर ए है, ये मेरी कंपनी में शेयर होल्डर है, ठीक है। इनके पास 1000 शेयर थे। कितने शेयर थे? 1000। मिस्टर ए ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, और जब मैंने फाइनल पैसे मांगे, मतलब इन्होंने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिला के मेरे को पैसे दे दिए 7 रुपए। 3 रुपए जब मैंने मांगे ही फेल्ड टू एज अ कंपनी। जब मैंने उनसे 3 रुपए मांगे आखिरी के, इन्होंने मना कर दिया या तो नहीं दिए। अगेन एंड अगेन रिमाइंडर के बाद भी मेरे पैसे नहीं दिए। तो एज अ कंपनी आई हैव अ राइट टू कैंसिल दिस शेयर्स। क्या करेंगे आप? कैंसिल कर। जैसे मान लो आप स्कूल में फीस नहीं पे करते बार बार कहने के बाद, तो फिर एडमिशन कैंसिल हो जाता है ना। तो सेम इज द केस। यादव जी करेंगे, ठीक है। ओके, सो जस्ट टू एक्सप्लेन आई हैव टेकन दिस एग्जांपल, यानी बार बार कहने के बावजूद मिस्टर ए कंपनी के पैसे नहीं दे रहे। कितने शेयर है मिस्टर ए के पास? 1000। कंपनी क्या करेगी? इनके शेयर कैंसिल कर देगी। और इन्होंने कितने रुपए दे रखे हैं कंपनी को? 7000 रुपए। 7000 कंपनी ने ऑलरेडी पे कर रखे, सॉरी बंदे ने ऑलरेडी पे कर रखे हैं, है ना। सो क्या कंपनी ये शेयर कैंसिल करके उनके पैसे लौटा देगी? इस सिचुएशन में कंपनी कहती है चिट भी मेरी और पट भी मेरी, तेरे पैसे भी मेरे और तेरे शेयर्स भी मेरे। समझ में आ रहा है? अगर तुम पूरे पैसे नहीं दे रहे, यू डोंट हैव अ राइट टू बी ओनर ऑफ द कंपनी। करेक्ट। 700 में 7000 होता है, 1000 इंटू 7। मिस्टर ए ने 6000 रुपए कंपनी को दे रखे थे, आखिरी के 3000 कंपनी को पे नहीं किए। कंपनी क्या बोलेगी? आज से ना तो ये शेयर तेरे हैं और ना ये पैसे तेरे को मिलेंगे। यानी ये जो 7000 रुपए कंपनी ने रख लिए, अगर मैं आपको ढंग से समझाना चाहूँ आप लोगों की भाषा में, तो कहना इसे कंपनी ने मार लिए, इसके पैसे, शेयर भी ले लिए और पैसे भी मार लिए। तो इस पैसे मार लिए को टेक्निकली क्या कहते हैं? टेक्निकली इस पैसे रख लेने को क्या कहेंगे? फोरफिटेड। क्या बोलेंगे? कंपनी ने मिस्टर ए का पैसा फोरफीट कर लिया। क्या कर लिया? फोरफीट, राइट। शेयर किए कैंसिल, पैसा रख लिया। अब जब किसी के शेयर कैंसिल कर दिए तो फिर तो कंपनी के पास होगा ना, कंपनी का मालिकाना हक हो गया वापस। नाउ कंपनी कैन री इशू टू समबडी एल्स। अगर मैं कहूं कि ए के शेयर कैंसिल करके बी को दे दिया, तो अब देखिए बी को जब आप शेयर इशू करेंगे तो डिस्काउंट पे कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि मिस्टर ए भी तो कुछ पैसे देके गए हुए हैं आपको। ए कितने रुपए दे गए? 7 रुपए पर शेयर मिस्टर ए दे के गए हुए हैं। तो अगर आप मिस्टर बी को 3 रुपए में भी दे दोगे तो आपके पैसे पूरे हो गए। 3 रुपए दे के कैसे? मिस्टर ए से 7 रुपए मिले, बी से 3 रुपए और मिले, 10 पूरे हो गए ना। तो 10 रुपए पूरे करने थे। कहने का ये मतलब है कि आप जब कैंसल करके दोबारा री इशू करते हैं तब आप डिस्काउंट पे करते हैं। बच्चों डिटेल में हम इस टॉपिक पे चलेंगे, अभी री इशू पे ना जाए। ओवरव्यू समझे कि कैंसिलेशन होता क्या। समझ में आया? बोल बच्चे। 7 रुपए पर शेयर की बात करो। हाँ
दूसरे बंदे से टोटल पूरे हो गए। ठीक है बच्चों, आपको बात समझ में आई। फिर है ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। ये क्या है, जब भी आप मार्केट में शेयर इशू करते हैं, ज्यादा की एप्लीकेशन आ जाती है तो ओवर सब्सक्रिप्शन, कम की एप्लीकेशन आई तो, और ये मिनिमम 90 होना चाहिए। अंडर सब्सक्रिप्शन मिनिमम कितना होना चाहिए, 90। कॉल्स इन एरियर्स, जब पैसे नहीं आते उसकी एंट्री कैसे होगी, कॉल्स इन एडवांस। अब देखिए कुछ नमूने होते हैं जो पैसे नहीं देते, तो कुछ ऐसे महान भी होते हैं जो एडवांस में दे जाते हैं कि लो भैया बार बार कौन देगा, आज ही पकड़ो। ठीक है, और लास्ट में ये फोरफीचर और री इशू क्या है मैंने अभी समझाया। ठीक है जी, तो ये आपका प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द चैप्टर है। आज हम प्रैक्टिकल शुरू नहीं करते, आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, प्रैक्टिकल अगली क्लास से शुरू करेंगे। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही है। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो मुझे बताइए, अदरवाइज विल वाइंड अप। और प्लीज एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि यहाँ तक की थ्योरी आप पढ़ के आएंगे। आप सबके पास मेरी बुक है जो मैंने आपको दी हुई है, तो वो पढ़ के आएंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ ग्रेट डे।